हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन 34 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मुला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जेई में का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मुला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में पहले कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब ये जो लिस्ट 1 दे रखा है इसको लिस्ट 2 के साथ क्या करना है? लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में क्या क्या दे रखा है? लिस्ट 1 में हम लोग को दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब लिस्ट 1 में दे रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पता नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी पता नहीं होता है। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सेलरेशन के बारे में पता होता है, ठीक है। भले तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में नहीं पता हो, लेकिन तुमको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में, केवल एक्सेलरेशन के बारे में तो पता होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन तुमको पता होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो क्या कहते हैं, जो ऐसा यूनिट निकल कर आता है वो क्या आता है? क्या कहते हैं, वो आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पता चल गया तो उससे हम लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा, मीटर को डायमेंशन में क्या लिखते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन, सेकंड को डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल अपॉन टी स्क्वायर जो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एल टी टू द पावर -2, ठीक है। तो जिस भी क्या कहते हैं लिस्ट 2 में एल टी टू द पावर -2 दे रखा होगा, उसी से क्या क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैच होगा, ठीक है। तो अगर लिस्ट 2 पे तुम फोकस करो तो लिस्ट 2 में क्या कहते हैं, हम लोग का जो 1 दे रखा है ना, 1 में दे रखा है एल टी टू द पावर -2, मतलब डी जो है अपना वो 1 से मैच होगा। तो जिस भी ऑप्शन में डी 1 से मैच होगा वही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में, तो यहाँ पे क्या कहता है, अगर तुम देखो ऑप्शन नंबर 1 में तुम देखो डी 1 से मैच हो रखा है और ऑप्शन नंबर 3 में भी डी अपना 1 से मैच हो रखा है, मतलब 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी 1 से मैच हो रखा है। तो उस बेसिस पर हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 में से होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पर क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में डी 4 से मैच हो रखा है और ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहते हैं अपना डी 2 से मैच हो रखा है, मतलब 2 ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी 1 से मैच हो रखा है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से तुम किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा। कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा? 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग को ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना, तो हम लोग किस ऑप्शन को गेस करेंगे? हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को गेस करेंगे। क्यों हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को गेस करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 को गेस इसलिए करेंगे, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को क्यों गेस करेंगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पे अगर लिस्ट 1 पर फोकस करो तो लिस्ट 1 में अगर तुम देखो तो लिस्ट 1 में जो अपना बी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और जो अपना सी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी अपना आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का जो डायमेंशन होगा वो भी सिमिलर होना चाहिए, दोनों का डायमेंशन भी सिमिलर होना चाहिए, मतलब बी का जो डायमेंशन होगा वैसा ही डायमेंशन सी का भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुम ये भी बोल सकते हो कि जो सी होगा ना, जो यहाँ पर सी होगा, सी का जो भी डायमेंशन होगा, सी का जो भी डायमेंशन होगा, ठीक है, जो भी डायमेंशन होगा, जैसे उसमें एम होगा, एल होगा या टी, मतलब जो होगा वो सभी डायमेंशन जो होगा वो अपना बी में भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा है और बी में अपना एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड एनर्जी जो है यहाँ पर एक वर्ड एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। मतलब सी में देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, बी में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पर बी में एक एक्स्ट्रा वर्ड एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि सी में जो भी डायमेंशन होगा, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं अगर सी में डायमेंशन एम होगा, एल होगा, टी होगा, तो बी में भी डायमेंशन एम होगा, एल होगा, टी होगा और उसमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पर अगर तुम
ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को एनालिसिस करो तो तुम देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, B3 से मैच हो रखा है, मतलब बी अपना 3 से मैच हो रखा है, बी अपना 3 से मैच हो रखा है, ठीक है। और सी अपना 2 से मैच हो रखा है, मतलब यहाँ पर सी 2 से मैच हो रखा है, मतलब बोल सकते हो कि 3 में जो जो डायमेंशन होगा, क्या कहते हैं यहाँ पर तुम बोल सकते हो सी अपना 2 से मैच हो रखा है और बी अपना 3 से मैच होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं सी अपना 2 से मैच हो रखा है, चूंकि सी अपना यहाँ पर 2 से मैच हो रखा है, तो क्या कहते हैं 2 में जो जो डायमेंशन होगा वो 3 में भी डायमेंशन होना चाहिए, और 3 में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम चेक करो तो 2 में क्या क्या दे रखा है, 2 में दे रखा है हम लोग को L², तो यहाँ पर तुम देखो 3 में भी दे रखा है L², फिर 2 में दे रखा है T⁻², क्या कहते हैं, फिर 3 में भी दे रखा है T⁻², और तुम देखो 3 में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन क्या कहते हैं M भी दे रखा है। मतलब 2 में जो जो डायमेंशन था वो 3 में तो था, और 3 में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी था, क्योंकि एक वर्ड एनर्जी जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। बी में एक वर्ड एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस बेसिस पर ऑप्शन 1 क्या हो गया, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को ही तुम यहाँ पर क्या करोगे, गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही देखा, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पर गेस करे, तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।